तो ये सब राहु है जो हम लोगों को एक के बाद, क्योंकि वो अनएंडिंग है, वो बता रहा है आपको ये भी मिल सकता है, आप यहाँ पे क्यों अपने आप को लिमिट कर रहे हैं। 100 करोड़ नहीं, आप 5,000 करोड़ के मालिक हो सकते हैं। 5,000 करोड़ नहीं, आप तो पूरा यूरोप खरीद सकते हैं। आपने देखा होगा घर में 2 बच्चे हैं, एक का मन ज्यादा शॉपिंग में लगता है और एक एकदम भगवान की उपासना में बैठा है ना। तो ये सात्विक राजसिक, तो इस तरह के जो गुण धर्म होते हैं, ये राशि प्लैनेट इन सबों के कॉम्बिनेशन। हमारी एक कुंडली बनती है, 12 भाव होते हैं और ग्रह हमारे पास 9 हैं। तो इन 12 भावों में कहीं पे भी ग्रह बैठे रह सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू बच्चा कब पैदा होता है। ठीक है, वैसे शुक्र आपको एकदम डायमंड सा एक तारा दिखाई देगा, चमकता हुआ, सबसे ब्यूटीफुल है वो। तो जिनकी कुंडली में वो बैठा है वो दिखने में सुंदर होंगे ही होंगे। अब जहाँ पे मंगल का प्रभाव ज्यादा आ गया तो वहाँ पे आप देखेंगे स्पोर्ट्समैनशिप होगा, या फिर डिफेंस में लोग जाएंगे, या जहाँ पे युद्ध कला आपको आना चाहिए, या जिम हो गया। अब राहु केतु आ गए तो वहाँ पे फिर थोड़ा छल कपट आ गया। हेलो सब्सक्राइबर्स एंड आवर वॉचर्स, अनसीन हिंदी के इस नए और पहले पॉडकास्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पॉडकास्ट में बड़े बड़े लोग आते हैं और अलग अलग सब्जेक्ट्स पर बातें करते हैं। तो आज ऐसे ही एक अनसीन सब्जेक्ट के बारे में हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है ज्योतिर्विद, ज्योतिर्विशारद, गोल्ड मेडलिस्ट इन एस्ट्रोलॉजी रूपा गुप्ता जी, जिन्होंने भारतीय विद्या भवन मुंबई से 5 साल का विधिवत एस्ट्रोलॉजी में कोर्स किया है और आने वाले कुछ दिनों में उनकी अर्घमार्तंड नाम से एक किताब भी पब्लिश होने वाली है। तो सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ रूपा जी। नमस्ते जी। तो रूपा जी, जैसा कि आप इंजीनियर हैं, जैसे आपने मुझे पहले कहा कि आप इंजीनियर हैं और इंजीनियर होने के बाद भी आप इस एस्ट्रोलॉजी फील्ड में आई, तो कब लगा कि ये इंजीनियरिंग को छोड़कर ये एस्ट्रोलॉजी मेरी फील्ड है? तो मैं कुछ भी बोलने से पहले सबसे पहले अपने गुरुओं का धन्यवाद करूंगी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और चूंकि मैं एक ज्योतिष हूँ तो नवग्रह की उपासना के बगैर मैं कुछ शुरू करती नहीं हूँ। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः, सर्वे ग्रहाः शांतिकरा भवन्तु। ओम गंगणपते नमः। तो मयूर जी, मेरी पढ़ाई इंजीनियरिंग में हुई है और टाउन प्लानिंग किया है मैंने। और जैसा कि कई बार होता है कि कुछ पारिवारिक दायित्व तो रहते हैं, छोड़ देना पड़ता है या जो भी है, तो फिर ज्योतिष में मैं क्यों आई, कैसे आई, ये है ना, ज्योतिष लोगों को चूज करता है। कोई भी इंसान कोई ज्योतिष को चूज नहीं कर सकता है। कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह बैठे होने चाहिए कि हम इसकी पढ़ाई कर सकें। तो शायद ज्योतिष ने मुझे चुना, मैंने ज्योतिष को नहीं चुना। मुझ में शायद इतनी काबिलियत नहीं है कि मैं ज्योतिष को चुन सकूं। काफी अलग नजरिए से देखा है आपने इस एंगल को। ये सच है। तो हमारे जो सब्सक्राइबर्स है, जो व्यूअर्स है, अभी जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनके लिए आप ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी की एक छोटी सी डेफिनेशन बता सकती है कि वो एक्चुअल में है क्या? ज्योतिष शास्त्र 12 राशि, नवग्रह और 12 भावों से मिला जुला एक कॉम्बिनेशन है। अब ज्योतिष के 3 इम्पोर्टेंट पार्ट्स, होरा, संहिता और गणित। होरा जिसमें हम एक एक इंसान की कुंडली देखते हैं। जैसे मयूर जी मेरे पास आए कि रूपा जी मेरा कुंडली देख दीजिए, तो उसको बोलेंगे होरा, जो सिर्फ आपसे या आपके परिवार से, या आप 100, 125 साल या 80 साल, जितने भी दिन इंडिविजुअल। गणित जो एस्ट्रोनॉमी है, ग्रहों की चाल, जैसे कुंभ मेला भी क्यों हुआ है ना, तो ये या अगले कब होगा, या दिवाली कब मनाई जाएगी, ये सब ग्रहों की चाल से होता है। बोलते ना अमावस्या आ रही है, ये ग्रहों की चाल है, वो है गणित। और होरा के लिए भी गणित की आवश्यकता है। और तीसरा है संहिता। संहिता जिसमें हम लोग वर्ल्ड एस्ट्रोलॉजी देखते हैं कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन बन सकता है, कहाँ पे युद्ध छिड़ सकता है, कहाँ भूकंप आ सकता है, या कौन सा देश ज्यादा प्रॉस्पर कर सकता है, या हमारे पड़ोसी हमारे साथ कैसा रिलेशन, वर्ल्ड वाइज बोल रही हूँ मैं, नेशन वाइज बोल रही हूँ, उससे बोलते हैं संहिता। तो ज्योतिष इन तीनों से मिले हुआ शास्त्र है, जो कि हमारे वेदों में भी इनका उल्लेख है। काफी वाइड स्पेक्ट्रम है, बहुत ही ज्यादा।
ओके, तो आप इस सब में से बेसिकली किस में स्पेशलाइज हैं? मैं होरा होरा, इंडिविजुअली पत्रिका में दिखती। ओके, तो अभी होरा के बारे में या एस्ट्रोलॉजी के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो पहले हमारे दिमाग में वो 12 राशियां आती है जो न्यूज़पेपर में भी जिनका एक कॉलम होता है। हाँ। तो ये राशियां हमारे बारे में क्या बताती है और कैसे बताती है? एक एक करके राशि के बारे में आप कुछ बोल सकते हैं? हाँ, तो 12 राशि है और हर राशि के 5 एलिमेंट्स हैं। ओके, एलिमेंट्स है, जैसे कुछ राशि अग्नि तत्व है, कुछ राशि फायर वाटर तत्व है, कुछ पृथ्वी तत्व है। इस तरह से अलग अलग तत्व, पंच महाभूत। और हर राशि सात्विक, राजसिक, तामसिक आपने सुना होगा, तो वो है। राशि मेल या फीमेल हो सकते हैं। ओके, गुण धर्म होते हैं राशियों के। अब जैसे मेष राशि से हम स्टार्ट करें तो वो एक अग्नि तत्व है, मेल राशि है। और राजसिक तत्व है, क्षत्रिय राशि है। इसी तरह वृषभ है तो वो एक फीमेल राशि है और वो पृथ्वी तत्व है। तो कौन सी राशि में कौन सा बच्चा पैदा हो रहा है, उसके गुण धर्म उस बच्चे में आ जाएंगे। क्या गुण धर्म है वैसे? हमें हमारे बच्चे को कितना स्पोर्ट्स में रुचि है, पढ़ाई लिखाई में रुचि है, या कितना वो फिजिकली एक्टिव है, या फिर कितने सात्विक, राजसिक, तामसिक। आपने देखा होगा घर में 2 बच्चे हैं, एक का मन ज्यादा शॉपिंग में लगता है और एक एकदम भगवान की उपासना में बैठा है ना। तो ये सात्विक, राजसिक, कोई मांसाहार खाने लग जाता है, कोई बिल्कुल वेजिटेरियन हो जाता है। तो इस तरह के जो गुण धर्म होते हैं, ये राशि, प्लैनेट, इन सबों के कॉम्बिनेशन से हमें अभी अभी आपने प्लैनेट्स का जिक्र किया, ग्रहों का। तो ये ग्रह हमारे जिंदगी पर, हमारी कुंडली पर कैसे प्रभाव करते हैं? तो हमारी एक कुंडली बनती है, 12 भाव होते हैं और ग्रह हमारे पास 9 हैं। तो इन 12 भावों में कहीं पे भी ग्रह बैठे रह सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू बच्चा कब पैदा होता है। ठीक है, तो जैसे सपोज मान लीजिए पहले भाव में चंद्रमा बैठा है, तो ये आप बहुत सारे फिल्म एक्टर्स के कुंडली में देख सकते हैं। या शुक्र बैठा है, अगर आप आकाश में देखें तो चंद्रमा, हमेशा हम उसको सुंदरता से परिभाषित करते हैं, चंद्रमा इतना ब्यूटीफुल है ना। वैसे शुक्र आपको एकदम डायमंड सा एक तारा दिखाई देगा, चमकता हुआ, सबसे ब्यूटीफुल है वो। तो जिनके कुंडली में वो बैठा है वो दिखने में सुंदर होंगे ही होंगे। और उनका ज्यादातर कार्य क्षेत्र होता है मॉडलिंग, या फिर जिसमें आप अपना फिजिकल ब्यूटी ज्यादा दिखाते हैं। अब जहाँ पे मंगल का प्रभाव ज्यादा आ गया तो वहाँ पे आप देखेंगे स्पोर्ट्समैनशिप होगा, या फिर डिफेंस में लोग जाएंगे, या जहाँ पे युद्ध कला आपको आना चाहिए, या जिम हो गया। वैसे ही जहाँ पे अगर गुरु देव, जिनको देव गुरु बृहस्पति बोला जाता है, या बुध का महत्व आ गया, तो वो लोग पढ़ाई लिखाई की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। अब राहु केतु आ गए तो वहाँ पे फिर थोड़ा छल कपट आ जाता है, या फिर बोल दीजिए स्ट्रीट स्मार्टनेस आ जाता है। तो किस तरह से प्लैनेट्स हमारी कुंडली में बैठे हैं और कौन से घर में बैठे हैं, क्योंकि सिर्फ फिजिकल तो नहीं है ना, हमारा काम भी है, पढ़ाई भी है, माँ बाप भी है, हमारा धर्म भी है, शादीशुदा जीवन भी है। तो किस तरह से प्लैनेट बैठे वैसे ही हमारे लाइफ के एक एक एरिया उस तरह से संचालित होते जाते हैं। और ये कुल मिलाकर कितने ग्रह होते हैं? कुल मिला के 9 ग्रह हैं हमारे। इसमें राहु और केतु का भी समावेश होता है? बिल्कुल बिल्कुल, राहु केतु जैसे बाकी के 7 ग्रह है ना, आप सूर्य चंद्रमा तो रोज ही देखते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बाकी के भी प्लैनेट्स आप नेकेड आइज से लगभग रोज अभी तो इनफैक्ट सारे दिख रहे हैं जी। कई बार सारे नहीं दिखते, लेकिन ये सब दिखते, टेलीस्कोप से तो आराम से दिखते। बट राहु केतु का क्या है, ये एक 2 छाया ग्रह है। ये चंद्रमा का एक्लिप्टिक पाथ है, तो जहाँ पे नदर्न में वो क्रॉस करता है उसको बोलते राहु, और जहाँ सदर्न क्रॉस करता है उसको बोलते केतु। तो ये 2 छाया ग्रह है बोल दीजिए, या फिर उससे आप ऐसा बोल दीजिए कि 2 क्रॉसिंग पॉइंट्स है जो दिखाई नहीं देते, मतलब वो है नहीं लेकिन वो हैं, उनका असर पूरा पड़ता है, बट वो आप कभी लोकेट नहीं कर सकते। और ये हमारी जिंदगी में कैसे प्रभाव करते हैं राहु? जिंदगी में राहु हमको बहुत ज्यादा मटेरियलिज्म देता है। जिंदगी में आप ऐसे समझ लीजिए कि आप जब एक पिक्चर देखने जाते हैं तो 3 घंटा आपको लगता है कि आप वही मूवी ही आपके लिए सब कुछ है। या आप कोई किताब पढ़ते हैं तो उसके कैरेक्टर्स में खो जाते हैं, आपको लगता है यू आर वन ऑफ दैट फिक्शनल कैरेक्टर। इल्यूजन, दैट इज राहु।
अनएंडिंग इल्यूजन। और आज हम लोग राहु के ही एज में जी रहे हैं। आप देखिए, आप हम लोग जो बचपन से आज तक हमने जो देखा है, लोगों में पहले ज्यादा सुख शांति था, थोड़ा ज्यादा हम लोग तुष्ट रहते थे, इतना ज्यादा हम लोग भौतिक चीजों के पीछे भागते नहीं थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी लोगों को ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो ये सब राहु है जो हम लोगों को एक के बाद, क्योंकि वो अनएंडिंग है, वो बता रहे हैं आपको ये भी मिल सकता है, आप यहाँ पे क्यों अपने आप को लिमिट कर रहे हैं। 100 करोड़ नहीं, आप 5,000 करोड़ के मालिक हो सकते हैं। 5,000 करोड़ नहीं, आप तो पूरा यूरोप खरीद सकते हैं। ग्रीडी बनाते हैं, नॉट ग्रीडी, आप बोल दीजिए एम्बिशियस बनाते हैं। ओके, सो इट्स अ गुड, इट इज वेरी गुड। गुड एंड बैड इज अपॉन यू, आप उसको कैसे परसेप्शन में लेते हैं। ओके, अगर आप अपनी मेहनत से कुछ कमा रहे हैं और अगर अच्छा कर रहे हैं तो वाई बैड अबाउट इट। लेकिन अगर दूसरों का छीन के कर रहे हैं तब तो फिर कोई भी प्लैनेट है, गुड बैड सारे प्लैनेट्स। जैसे सूर्य है, सूर्य बहुत अच्छा प्लैनेट है, राइट। लेकिन हमारे लाइफ में अहंकार वो सूर्य ही देता है। तो अगर उस अहंकार को मैंने ठीक से अपने आप में उतारा तो आई एम वेरी गुड पर्सन। मैंने लोगों का ध्यान रखा तो वो सूर्य है। लेकिन वही सूर्य हमको 12 बजे जलाता है। उसी सूर्योदय सूर्यास्त के समय हम लोग उसको देखते हैं, सनसेट देखने जाते हैं, है ना। और सूर्य के बिना तो वार्मथ ही नहीं है। लेकिन वही सूर्य 12 बजे 2 बजे वहाँ पे हमारे पसीने निकाल देता है। तो वही सूर्य हमारे लिए खराब हो जाता है ना, कि हम लोग घर के अंदर रहे उस वक्त। तो गुड एंड बैड इज एवरी प्लैनेट हैज दैट, एग्जीक्यूशन के ऊपर है वो। Okay. और केतु इसके ठीक अपोजिट काम करता है। केतु राहु के ठीक अपोजिट, और वो चलते भी बिल्कुल अपोजिट। okay. जैसे राहु मान लीजिए मेष राशि में है तो केतु तुला राशि में रहेगा। मतलब ये हमेशा 180 डिग्री में रहते हैं। क्योंकि मून जहाँ क्रॉस करता है नॉर्थ को वो राहु है और साउथ को वहाँ केतु है। तो ये हमेशा उल्टा चलता है। तो इनके गुण धर्म भी पूरे उल्टे। तो पूरा मटेरियलिज्म से अलग कर देता है, वो डिटैच कर देता है। वो बोलता है कि ये सब इल्यूजन है, इसकी तरफ मत भागो, मोह माया। हाँ, जैसे आप नागा बाबा है या साधु संत हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिज्म की जगह वो अपने आप में संतुष्टि और मोह माया से दूर। ओके। सो राहु केतु की फिजिकल वैल्यू से ज्यादा फिलोसॉफिकल वैल्यू ज्यादा है, कह सकते हैं। राहु के तो फिजिकल है, क्योंकि आपको गाड़ी भी चाहिए, घर भी चाहिए, तो ये सब फिजिकल ही है ना, है ना। लेकिन हाँ, केतु की नहीं। केतु ज्यादा आपको डिटैच करता है सांसारिक चीजों से। जैसे केतु है तो मान लीजिए आपके दूसरे घर में बैठा है और थोड़ा सा गड़बड़ बैठा है, और दूसरा घर होता है धन संचय का, मॉनिटरी। तो मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैं इतना कमा रहा हूँ, उसमें मेरा इतना खर्चा चल रहा है, मेरे बच्चों की ऐसी पढ़ाई हो रही है, दैट इज एनफ। अब मुझे वो करोड़ों नहीं कमाने, संतुष्ट भी। और इनफैक्ट मेरे 2 कपड़े से काम चल रहा है, मुझे जाके 30 का नहीं लाना है। और राहु है 200 है और थोड़ा और आ जाए। ओके, सो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है, एकदम अलग है, ऑपोजिट। सो अभी जैसे कि हम कहते हैं राहु केतु या बाकी के सारे ग्रह जो हमारी कुंडली में ठान मानकर बैठे हुए होते हैं, तो ये कुंडली एग्जैक्ट बनती कैसे है, इसका प्रोसेस क्या होता है? तो कोई भी कुंडली बनाने के लिए हमें 3 चीज चाहिए। एक आपका जन्म का समय, जितना सही समय रहेगा उतनी आपकी सही कुंडली बनेगी। क्योंकि हर राशि 30 डिग्री का होता है। अभी कई बार क्या होता है, 28 डिग्री पे कोई बच्चा आया, उसकी कुंडली बनी 28 डिग्री पे, और 4 मिनट में 1-1 डिग्री बदल जाती है। तो अगर आपने मेरे को 10 मिनट का फर्क दे दिया तो पूरी की पूरी राशि बदल सकती है। तो जितना सही आप समय देंगे उतनी सही आपकी कुंडली बनेगी। पैदा होने का आइडियल टाइम भी होता है? आइडियल टाइम भी होता है, वो उस पर हम लोग आएंगे अभी। सेकेंड है जन्म का तारीख, कि किस दिन आप पैदा हुए, क्योंकि प्लैनेट्स उस दिन कैसे बैठे हुए थे। चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट है जो हर 2 दिन में अपना राशि बदल देता है, तो इसलिए आपका पैदा होने का तारीख जरूरी है। और तीसरा है समय। समय मतलब डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ। और प्लेस, अभी आप यहाँ पैदा हुए या अमेरिका में पैदा हुए या कैलकाटा में पैदा हुए, तो आपकी एक ही समय में तो कुंडली अलग अलग बनेगी। क्योंकि कुंडली बनाने के लिए हमको लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड की जरूरत पड़ती है, ये सब मैथ्स में आता है। तो ये 3 चीज अगर आपके पास है तो आपकी एग्जैक्ट कुंडली बनेगी। अब हम लोग आते हैं कि कौन सा समय, इस पे बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है।
कई लोग बोलते हैं जब बच्चे का चेहरा दिखा वो करेक्ट है टाइम, ओके। या जब बच्चा रोया, क्योंकि सांस तो तभी आई ना। कई बार तो बच्चे पैदा होते हैं और अनफॉर्चुनेटली वो नहीं सरवाइव करते हैं, तो उनकी तो कुंडली बनेगी नहीं। या बच्चा जब रोया तब, क्योंकि तब उसमें पहला सांस आई, ओके। तब की कुंडली। और या फिर जब नाल काटा तब की कुंडली। बट वो एग्जैक्टली वो एकदम टाइम देख कर रखना थोड़ा मुश्किल है। बट बच्चे का समय, जब बच्चा रोता है तब हम सोच सकते हैं कि वो उसका वहाँ पे हम लोग टाइम ऑफ बर्थ, जब वो पहली सांस लेता है। जब पहली सांस लेता है। ओके। मतलब आपको नहीं लगता कि ये एस्ट्रोलॉजी थोड़ी सी इस बारे में अनफेयर है कि अगर मैं एक हाथ गलत टाइम पर पैदा हुआ तो इसमें मेरी क्या गलती है? नहीं, गलत टाइम पे आप कभी नहीं पैदा होंगे मनोज जी। आपके कर्म हैं और उसी कर्म के हिसाब से आप पैदा होंगे। ओके। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब हमारी मृत्यु हुई और हमारा नेक्स्ट बर्थ है, तो आपको जो भोगना है अब आगे चल के, आप उसी वक्त उसी घर में तभी पैदा होंगे। कोई एक एकदम विद्वान के घर पैदा होता है, कोई एक एकदम अमीर के घर पैदा होता है, वहीं पे कोई उसी वक्त एक झुग्गी झोपड़ी में पैदा होता है। लेकिन वो उसका कर्म निर्धारित करता है कि उसको कहाँ पैदा हो। अच्छा, तो ये घूम फिर कर कर्मा थ्योरी पर आ जाता है। हाँ, आप ये नहीं बोल सकते कि ये अनफेयर है, बिल्कुल भी अनफेयर नहीं। ओके। सूर्य सालों से हमें रोशनी दे रहा है, वो अनफेयर नहीं है। आप फिल्में देखती हैं? हाँ, बिल्कुल देखती हूँ। आपने लगे रहो मुन्ना भाई देखी है? हाँ, लगे रहो मुन्ना भाई। उसमें आखिरी एक सीन है कि जो पंडित बटुक शंकर करके कैरेक्टर होता है उसमें, जो सौरव शुक्ला ने प्ले किया है, तो संजय दत्त का कैरेक्टर उसके ऊपर गन रख देता है और बोलता है कि बोल अब आगे तेरे साथ क्या होगा, एंड ही कांट टेल इट। तो वो बोलता है जो आदमी अभी खुद का ही भविष्य नहीं बता सकता, वो दूसरों का क्या बताएगा। बिल्कुल करेक्ट। तो फिल्मों में तो हास परिहास चलता रहता है। और खासकर मुझे लगता है बॉलीवुड फिल्मों में तो उन लोगों ने तो ठान लिया है कि हमारे शास्त्रों का मजाक उड़ाना है। लेकिन अगर किसी का समय सच में खत्म होने वाला है तो वो बंदूक से उड़ेगा, पक्का उड़ेगा। तो आप सुनते हो ना, शादी हो रही थी, गोलीबाजी चली और किसी की डेथ हो गई, सुनते हैं ना। तो उस समय उसकी मृत्यु लिखी है। ऐसे ही वो नहीं हो गया, वो लिखा हुआ है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ जो मेरे टीचर ने मुझे बताई थी। एक बार विष्णु जी से मिलने ये जाते, यमराज जाते हैं। तो वहाँ एक छोटी सी पक्षी बैठी हुई होती है, तो उसको देख के स्माइल करते हैं और चले जाते विष्णु जी से मिलने। बाहर गरुड़ रहते हैं। तो गरुड़ के मन में अब शंका आई कि यमराज ने इसको देखा, यानी कि इसकी मृत्यु तो डेफिनेट है। अब बहुत प्यारी सी छोटी सी पक्षी थी, तो गरुड़ ने क्या किया, अब 2 घंटे का मिलने का समय था। 2 घंटे में गरुड़ अपने चाल से उसको मीलों दूर छोड़ के आ गए। सपोज वो इंडिया में था तो अमेरिका छोड़ के आए, एकदम दूर की वो बच जाए। तो यमराज वापस आते तो देखते कि अरे वो पक्षी नहीं है। तो वो बोलते वो पक्षी कहाँ गई। गरुड़ ने बोला मैं समझ गया कि आप उसके प्राण हरने वाले हैं, तो मैं उसको छोड़ आया। बोले मैं इसीलिए तो हंसा था क्योंकि उसकी मृत्यु वहाँ लिखी थी। और गरुड़ ने उसको वहाँ छोड़ दिया। गरुड़ ने अच्छा किया, लेकिन उसकी मृत्यु वहाँ लिखी थी। एंड दैट बर्ड डाइड। तो कर्मा थ्योरी से हम लोग बाहर नहीं निकल सकते। वो पीछा नहीं छोड़ते। वो पीछा नहीं छोड़ सकते हैं। आपको जहाँ जहाँ पे जो इस वक्त अगर मुझे बैठ के यहाँ पॉडकास्ट देना है तो मुझे देना है। आई नेवर मेट यू बिफोर, राइट? है ना? तो वो कर्मा थ्योरी है, जो होना है वो होना है। तो जो होना है वो तो होकर रहेगा। फिर एस्ट्रोलॉजी हमें इस बारे में आगाह करती है या इसके बारे में कुछ रेमेडी भी देती है? हाँ, तो आगाह तो बहुत करती है। इनफैक्ट सब कुछ आगाह करती है। आपके जीवन का कैसा, आपकी लाइफ आगे बढ़नी चाहिए, आपके मॉनिटरी कितना आपका स्कोप है कमाने का, किस क्षेत्र में स्कोप है, क्या करना चाहिए आपको, या फिर आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, या माँ बाप के साथ रिलेशन कैसा रहेगा, शादीशुदा लाइफ कैसी रहेगी, बच्चे होंगे या नहीं होंगे। तो ये सब आगाह करती है। रेमेडी डेफिनेटली हेल्प करती है अगर रेमेडी को श्रद्धा से और कंटिन्यूअस किया जाए। जैसे कि अब कोई मोटा हो गया और वो गया डॉक्टर के पास कि मुझे पतला होना है, उसने 2 दिन एक्सरसाइज किया या वो डाइट फॉलो किया जो डॉक्टर ने बोला, उसके बाद उसने छोड़ दिया, तो फिर वो करेक्ट नहीं हो सकता, राइट? वैसे ही एस्ट्रोलॉजी में अगर रेमेडी बताई गई है तो उसको अगर आप फॉलो करेंगे, और मैं तो बोलती हूँ रेमेडी
की बजाय आप हर रोज इन प्लैनेट्स को इनकी पूजा करिए। या फिर जैसे सूर्य है तो सूर्य क्या है, पिता है, अपने पिता का आदर कीजिए, आपका सूर्य स्ट्रांग है। अपने लोगों की हेल्प करिए, सूर्य स्ट्रांग है। चंद्रमा माँ है, मन है, अपना मन को साफ रखिए, माता की सेवा करिए, आपका चंद्रमा स्ट्रांग है। हर रोज धूप में जाइए, सूर्य से विटामिन मिल रहा है, यू डोंट हैव टू टेक विटामिन ई। ओके। मंगल भाई है, भाइयों का ध्यान रखिए और अपने पराक्रम से जो अपने से नीचे लोग हैं उनकी हेल्प करिए, आपका मंगल स्ट्रांग है। गुरु शिक्षा है, उनको शिक्षा दीजिए जिनको स्कोप नहीं है। हमारे पास रिसोर्सेज है, शायद उनके पास नहीं है, कुछ लोगों के पास, उनको शिक्षा दीजिए। बुध का भी लगभग वही रोल है। शुक्र ब्यूटी है, क्रिएशन है, तो कुछ क्रिएटिविटी कीजिए, आपका शुक्र स्ट्रांग है। शनि सेवक है, हर प्लैनेट्स का एक एक रोल है, सेवा कीजिए, शनि स्ट्रांग है। राहु खराब नहीं है, राहु एम्बिशन है, अपने एम्बिशन को सही जगह पे लगाइए, तभी तो हमारा साइंस टेक्नोलॉजी, आज हम यहाँ बैठ के मेरा पॉडकास्ट हो रहा है ना, या आप मेरे साथ इंटरव्यू ले रहे, या हम लोग देख रहे हैं कि मूवीज में भी वो VFX और AI और ये सब राहु की ही देन है। कहाँ हम लोग कंप्यूटर के साथ कभी स्ट्रगल कर रहे थे, आज एवरीथिंग इज ऑन आवर फिंगर टिप। तो ये सब राहु का एडवांसमेंट है, उसका सही यूज कीजिए, आपका राहु स्ट्रांग है। तो दिस इज हाउ हम लोगों को रेमेडी से ज़्यादा अगर हर रोज अपना लाइफ करेक्ट रखेंगे ना, तो प्लैनेट्स खुद ही हमको हेल्प करेंगे। अभी आपने कहा कि हम सबको डे बाय डे हर वक्त अपने ग्रहों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए, उनका सही से केयर करनी चाहिए। तो ऐसे ही डॉक्टर्स भी कहते हैं कि खुद के डॉक्टर खुद बनिए, एटलीस्ट खुद का फर्स्ट एड तो कर सकते हैं, इतने तो काबिल बनिए। तो एस्ट्रोलॉजी के बारे में ये कैसे हो सकता है कि मुझे थोड़ा सा बेसिक नॉलेज अगर मिल जाए? अगर थोड़ा पढ़ाई किया जाए, लगभग 4-6 महीने, मैं ये नहीं बोलती हूँ 5-5, 10-10 साल पढ़ लिया, लेकिन 4-6 महीने में हमको बेसिक नॉलेज तो मिल जाएगा। तो आपकी कुंडली में कौन से प्लैनेट स्ट्रांग हैं, किस प्लैनेट को वीक है, जैसे अगर सूर्य वीक है तो हमको सूर्य को स्ट्रांग बनाना है। सूर्य को स्ट्रांग बनाने का, जैसे मैंने अभी बताया, पिता की हेल्प, पिता को रिस्पेक्ट कीजिए, सूर्य स्ट्रांग बनेगा। या सूर्य को जल चढ़ाइए, या सूर्य से संबंधित बहुत सारे हमारे पास श्लोक हैं, वो बोलेंगे। आदित्य हृदय स्तोत्र, सूर्य नमस्कार कब से चला आ रहा है, वो कीजिए, हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, क्योंकि सूर्य हेल्थ की है। तो कौन से प्लैनेट वीक हैं, कौन से प्लैनेट स्ट्रांग है, इतना अगर हम लोग थोड़ा पता रखें तो हम लोग अपनी कुंडली, तो भले ही हम एक एक चीज ना जान पाए, लेकिन एक ओवरऑल हमको ज्ञान हो जाएगा। और इतना होना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी मुझे लगता है कि एक करिकुलम में भी आ जाना चाहिए, या हमको अपने बच्चों को जरूर एनकरेज करना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजी पढ़ें। इट हेल्प्स यू कि आने वाले समय में, ताकि कोई नुकसान हो या कुछ हो तो आप थोड़ा आगाह रह सकें कि ये समय मेरे लिए थोड़ा गड़बड़ है, तो मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना करूँ। या मेरे लिए ये समय, जैसे कि हमको पता है कि बारिश होने वाली है, हम छाता लेके निकलेंगे, तो मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट हमको बतला देता है ना। तो यू कैन सेव योर सेल्फ कि बारिश से आपने बचा लिया खुद को, बारिश आप नहीं रोक पाएंगे। इसी तरह एस्ट्रोलॉजी में अगर थोड़ी जानकारी रही तो शायद गिरने से, अगर एक बड़ा एक्सीडेंट लिखा था तो वहाँ पे छोटे से आप टल जाएंगे। तो हर एक को जानकारी होनी चाहिए। कई बार ऐसे लोग भी देखते हैं हम हमारे आसपास की, जिनके हाथ अंगूठियों से भरे होते हैं, जिन पर स्टोन्स वगैरह काफ़ी लगे हुए होते हैं। हाँ। तो कभी कभार कुछ नहीं पहना। नहीं, मैंने नहीं पहना। तो ये लोग इसके बारे में आपको लगता है क्या कि ये जो चीज़ है वो लोगों में डर भी फैलाती है? डर के जीना पड़ता है लोगों को। फैलाती है, और ये करेक्ट भी है। मतलब कई स्टोन्स तो लाखों का बोल के वो प्लास्टिक भी बेच रहे हैं, है ना। नहीं, लेकिन इन स्टोन्स का महत्व तो बहुत है। और जैसे मैं आपको बताती हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ। मेरी एक क्लाइंट थी, तो उन्होंने नीलम पहना। नीलम यानी ब्लू सफायर, वो शनि के लिए पहना जाता है। अब उनका शनि ऐसा नहीं था उस कुंडली में कि उनको शनि का स्टोन दिया जाए। एस्ट्रोलॉजर ने इंटेंशनली, अनइंटेंशनली, आई होप अच्छा ही बताया होगा ज्योतिष ने, तो उनको बताया। पहनने के बाद उनकी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। फिर उनका मेरे पास कॉल आया, तो उनका सबसे पहले आप नीलम हटाइए।
और उससे फ़र्क पड़ा। तो ये स्टोन्स हमको असर तो बहुत, आप देखिए ज़्यादातर लोग जो पुखराज पहनते हैं येलो सफ़ायर, हाँ, उनका मोटापा जल्दी से कम नहीं होगा क्योंकि ओके। वो गुरु के लिए है। अब गुरु कौन है? एक ब्राह्मण है। हम्म। ज़्यादातर ब्राह्मण हमारे यहाँ थोड़े रिष्ट पुष्ट, खाने में उनका उनका भी टेस्ट उस तरफ रहेगा, मीठा पसंद है। ओके। हाँ, तो ज़्यादातर जो पुखराज पहनेंगे ना, उनको डायबिटीज़ की बीमारी शायद मिलेगी, आपको वेट लॉस करने में प्रॉब्लम आएगी, बट एट द सेम टाइम फिनेंशियली वो शायद अच्छा कर रहे हो। बट इसका मेरा मतलब ये नहीं कि अब सब पहनना शुरू कर दें। हाँ। ओके, डिस्क्लेमर। हाँ। तो वो कुंडली में वैसा बैठा होना चाहिए। ओके। वैसे ही शनि है तो वो ज़्यादातर आप देखेंगे कि दुबले पतले लोग रहेंगे जिन्होंने अपना ब्लू सफ़ायर पहना होगा। ओके। आपने कई बार देखा होगा पन्ना पहनते ग्रीन कलर का, इंटेलिजेंस के लिए वो पहनाया जाता है, बच्चों को पहनाया जाता है ताकि पढ़ाई में फोकस ज़्यादा कर सके। तो हर एक स्टोन का अपना एक इम्पोर्टेंस है ओके। और वो काम करता है, ओके। बशर्ते वो स्टोन सही होना चाहिए। ओके। या फिर वो बताने वाला कि ये पहन। बताने वाला भी करेक्ट होना चाहिए। जैसे रुद्राक्ष बतलाते हैं, कुछ लोग माला बताते हैं। इनफैक्ट कलर्स हम जो पहनते हैं उससे भी हमको फर्क पड़ता है। तारे जमीन पे आपने अभी मूवी बोली ना, हाँ, हाँ। तो बोला था ना हीरो ने कि जब आप काले कपड़े पहनते हैं तो आप खुद ब खुद डार्क शेड्स पे पेंटिंग करने लगते हो। जब आप ब्राइट कलर्स पहनते हैं तो हाथ खुद ब खुद ब्राइट कलर्स की तरफ जाने लगते हैं। तो वैसा ही है कुछ, तो कलर शेड्स भी हमको बहुत प्रभावित करते हैं। सो इस साइकोलॉजी के ऊपर भी काफ़ी हाँ हाँ, इफेक्ट बिल्कुल, करता है। साइकोलॉजी और हमारे शरीर का टेम्परेचर। जैसे कि जिनको ज़्यादा गुस्सा आता है उनको, और अगर चंद्रमा ठीक है तो उनको हम बोल सकते हैं आप मोती पहनिए, ताकि वो टेम्परेचर आपको गुस्सा, अग्रेशन, उसको थोड़ा डाउन रखे। ओके। आप रील्स देखती हैं? हाँ, थोड़ा उनको टाइम जितना मिलता है मैं देखती कई हूँ। बार हमारे एल्गोरिदम पे ऐसे भी रील्स आती है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ कहते हैं कि ये एक ऐप है पर्टिकुलर, इसे डाउनलोड कर लो, फिर कोई तो गुरुजी आकर आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपका भविष्य बताएंगे, कुंडली बनाएंगे आपकी। तो इसके बारे में आप अवेयर हैं? अवेयर। हाँ, अभी मैं ऐप्स के नाम नहीं लूँगा। तो ये सही होता है, इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या कहना है आपका? देखिए, एक बहुत सीरियस विषय है एस्ट्रोलॉजी। मैं जो सोचती हूँ, और ये आज का विषय नहीं, ये 5000 पहले का, आपने मेरे से इसका इतिहास नहीं पूछा, लेकिन ये 5000 पहले का इतिहास है। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताती हूँ। ये नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से सीखा था। उन्होंने ऋषि शौनक को दिया, ऋषि शौनक ने पराशर को दिया। पराशर कौन थे? पराशर वेद व्यास के फादर थे, वेद व्यास जिन्होंने महाभारत लिखा, ठीक है। तो वेद व्यास का जन्म ही पराशर ने ग्रहों की चाल देख के की थी। ओके। ठीक है, तो ये तब का है और ये बहुत सीरियस स्टडी है। तो अब आप किसी के पास गए, आपने कुंडली दिखाई या ऑनलाइन कॉल किया, गुरुजी मेरा ये है, आप बताइए, और गुरुजी ने 2 मिनट भी नहीं देखा और आपको बता दिया। तो अब आप मुझे बताइए मयूर जी कि आप उस पर कितना विश्वास करेंगे। इट टेक्स टाइम। कम से कम मेरे पास अगर कोई कुंडली आती तो मैं आधा 1 घंटा तो कम से कम देख के फिर अपना मुंह खोलती। ओके। उसमें भी ज़रूरी नहीं है कि 100 के 100% करेक्ट हो। इट्स नॉट ईजी। ओके। इट्स नॉट 2 + 2 = 4। ये बहुत ही सीरियस और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड विषय है। तो ठीक है, ऐप्स के जरिए अब जिन लोगों की आमदनी ऐप्स के थ्रू लिखी है वो कर रहे हैं। ओके। मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, या शायद वो इतने इंटेलिजेंट हैं कि ऐप्स के थ्रू कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि ये बहुत सीरियस स्टडी है। आपको कभी ऑफर आए हैं ऐसे ऐप्स से? हाँ, आते तो हैं। आप लेती नहीं हैं? नहीं, मैं नहीं, मेरे वश का नहीं। आई टेक इट वेरी सीरियसली। ओके। जहाँ से मैंने पढ़ा है, जो मैंने अपने टीचर्स को देखा है, जो डिवोशन मैंने देखा है, जो डेडिकेशन देखा है, 40 सालों से जो टीचर पढ़ा रहे हैं और फ्री में पढ़ाया है, तो ये तो वो मेरे अंदर वो संस्कार नहीं आ पाए कि मैं ऐप्स के थ्रू कर पाऊँ। मैं नहीं कर पाई। ओके। कुंडली बनाते वक्त या कुंडली में लग्न का क्या महत्व होता है? अच्छा, तो लग्न सबसे पहले क्या होता है, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो ईस्टर्न होराइजन पे कौन सी साइन आ रही है। हर दिन 12 के 12 साइंस वहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो ईस्टर्न होराइजन पे कौन सा साइन उस वक्त उदित हो रहा है, वो शाम को हो या रात में हो या दोपहर में,
तो वो जो साइन उस समय आ रहा है वो सिर्फ 2 घंटे के लिए होता है, कुछ साइंस तो 2 घंटे से भी कम होता है। तो वो जो साइन उस वक्त है वो बच्चे का लग्न हो गया। ओके। इररिस्पेक्टिव प्लैनेट्स कहाँ बैठे हैं, चंद्रमा कहाँ बैठा है। हालांकि चंद्रमा भी कहाँ बैठा है उससे भी लग्न कुछ साल तक पहले बनाया जाता था, क्योंकि कुंडली मेकिंग एक टीडियस जॉब है। तो लोग इतना मैथ्स नहीं करके चंद्रमा कहाँ बैठा है वो देख के लग्न बता देते थे, मतलब वही लग्न हो जाता था। बट नाउ वी आर मच एडवांस इन सॉफ्टवेयर, है ना। तो हम दो मिनट में वो बना सकते हैं। तो लग्न वही है कि उस वक्त कौन सी राशि उदित हो रही है। तो वो राशि आप पे बहुत प्रभाव, वो पहला हाउस होता है हमारा। तो वो हमको बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। जैसे कोई सिंह राशि में सिंह लग्न है तो आप देखेंगे उन लोगों में एक नेचुरल अथॉरिटी रहेगी। वो जनरली वो घर में डिसीजन मेकर वही रहेगी। जैसे जंगल में एक शेर वैसे। तो इसलिए लग्न बहुत इम्पोर्टेंट। सब कुछ इनफैक्ट लग्न से ही है। अच्छा। स्वभाव वगैरह, स्वभाव, कॉम्प्लेक्शन, आपकी पोटेंसी, आप कितना आगे बढ़ सकते, ज्यादातर वो लग्न ही बतलाते हैं आपको। फिर बाकी के प्लैनेट्स कैसे बैठे हैं। कुंडली के दोष भी वही बता सकते हैं। कुंडली पूरा देख के, जैसे अमावस्या दोष है जब सूर्य चंद्रमा एक साथ हो जाते हैं। काल सर्प दोष है जिसको कई लोग नहीं मानते लेकिन वो एक इम्बैलेंस कुंडली बनाती है। अंगारक दोष है या फिर मांगलिक दोष है। इस तरह के बहुत सारे दोष, या योग बोल लीजिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे योग भी होते कुंडली में। तो हाँ, ये सारे प्लैनेट्स ही बैठ के बनाते हैं। कि इन सब दोषों के निवारण के बारे में आप थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन दे सकती हैं कि क्या करना चाहिए, बेसिक स्टेप। देखिए, अगर कुंडली में अंगारक दोष है, अंगारक दोष कैसे बनता है, जब मंगल और राहु साथ बैठे होते हैं, क्योंकि दोनों ही थोड़े फायर वाले प्लैनेट्स हैं। तो अगर मुझे पता है कि मेरा बच्चा जो पैदा हुआ है उसकी कुंडली में ये दोष है, तो मैं उसको बचपन से क्या करूँगी, मैं उसको फिजिकल एक्टिविटी की तरफ प्रेरित करूँगी, ताकि उसकी जितनी एनर्जी है फील्ड पे निकल जाए। अब मैं उसको बोलूँगी तुम बैठो और IT सेक्टर में बैठ के 8 घंटे जॉब करो, वो नहीं कर पाएगा। वो झगड़ा करके आ जाएगा, वो नहीं कर पाएगा। उसको आप स्पोर्ट्स की तरफ, डिफेंस की तरफ डाल दीजिए, वो बहुत अच्छा सेनापति बन जाएगा। ठीक है। वैसे एक बहुत अच्छा योग है सरस्वती योग। ये बुध, गुरु और शुक्र से बनता है। तो ये देता है आप में सौम्यत्व देता है, मतलब आप में कितना इंसान पढ़ा लिखा बहुत अच्छा हो सकता है, बोलने की बहुत अच्छी प्रतिभा हो सकती है। तो अब उस बच्चे को आप बोलेंगे जाओ तुम आर्मी में जाके कोशिश करो, वो नहीं कर पाएगा। उसको आप बोलिए, वो 8 घंटे बहुत अच्छा रिसर्च करके बहुत अच्छा पेपर आपको देगा, वो कुछ इन्वेंशन करेगा पढ़ाई लिखाई। तो इस तरह से क्या दोष, या क्या दोष तो मैं बोलूँगी नहीं, सब योग ही है। उस योग के बेसिस पे आपका पोटेंशियल निर्धारित हो सकता है। दोष कुछ नहीं, सब योग है, सब योग है, और सबका अपना एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है। इसको नेगेटिव प्रॉब्लम पता है क्या है मयूर जी, एस्ट्रोलॉजी को बहुत नेगेटिव देखा जाता है, डराया जाता है। वो कोई भी रीजन हो सकता है उसका, लेकिन डराने की जरूरत नहीं। उसको आप, हम लोग अगर एक पॉजिटिव बेंड दे देते हैं ना, तो इट कैन हेल्प आवर लाइफ इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर। डेफिनेटली। हैंडल कैसे करते हैं हम उसे? हाँ, अब मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, है ना, लेकिन अगर कुंडली में वो योग है ही नहीं, तो फिर क्यों उस बच्चे को 4-4, 5-5 साल दिल्ली के राजेंद्र नगर में पढ़ाया जाए। मत कीजिए ना, उसका जहाँ पोटेंशियल है वहाँ करिए। दोष कुछ नहीं। ये मत बोलिए कि बच्चे में वो दोष था, नहीं, सपोर्ट ही नहीं था उस चीज का। काल सर्प दोष के बारे में आप कुछ बता सकती हैं? तो काल सर्प दोष या योग बोल लीजिए इसको। इसमें क्या होता है, राहु और केतु के एक ही तरफ प्लैनेट, जैसे हम 12 भाव है ना, तो सारे प्लैनेट्स क्या होंगे ना, 6 भाव में बैठ जाएंगे, और बाकी के 6 भाव खाली रह गए। अब हर भाव का कोई ना कोई महत्व है। जैसे पहले भाव से हम इंसान का शरीर देखते हैं, दूसरे भाव से उसका स्पीच, फैमिली, धन, ये सब देखते हैं। 3rd भाव से पराक्रम, 4th भाव से माँ का सुख, घर का सुख, 5वें भाव से बच्चे का सुख, 6ठे भाव से रोग ऋण शत्रु, 7वें भाव से हम देखते हैं कि शादीशुदा जिंदगी। इस तरह हर एक भाव का कोई महत्व रहता है। अब मान लीजिए सारे के सारे प्लैनेट्स एक ही तरफ आ गए, जैसे हमारे जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में भी था काल सर्प योग।
तो कुछ जहाँ पे पूरा का पूरा एक सेक्शन में प्लैनेट नहीं तो वो अधूरा रह गया, तो वहाँ पे कुछ इम्बैलेंसेस क्रिएट होते हैं। कहीं पे आप बहुत अच्छे हो जाएंगे, कहीं वो लाइफ में वो एरिया आपको कुछ भी सुख नहीं दे पाएगा। तो यही है काल सर्प, योग बोल लीजिए, दोष बोल लीजिए, इम्बैलेंस सा कुंडली हो जाएगा। जैसे एक नाव है, एक ही तरफ अगर बैठ जाएंगे तो दूसरी तरफ खाली हो जाएगा, तो उससे फर्क तो पड़ेगा ना, इम्बैलेंस हो जाएगा बेसिकली। बस यही। ओके, तो इसका एक बेसिक निवारण क्या कह सकती हैं, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स? तो निवारण तो इसका होता है, कई सारे मंदिरों में राहु केतु की सर्प पूजा की जाती है। उज्जैन में होता है, नासिक में होता है, और बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे इसकी विशेष पूजा की जाती है। उससे थोड़ा असर तो पड़ता है। ओके, बट हम उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हाफ ऑफ योर चार्ट इज कंप्लीटली, देयर इज नो प्लैनेट एट ऑल। और एक सबसे बड़ा विषय आता है एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करते हैं, या फिर किसी भी नए कार्य की शुरुआत करते वक्त मुहूर्त, जिसे मराठी में मुहूर्त। हाँ। तो ये बनता कैसे, मतलब शुभ काल अशुभ काल ये जो बोलते हैं, ये इस काम को करने के लिए सही वक्त नहीं है, ये सही वक्त है? फिर से मैं बोलूंगी, हर चीज शुभ है, सब कुछ शुभ है। दिवाली की पूजा कब करते बतलाइए? लक्ष्मी पूजा कब करते? अमावस्या। अमावस्या को क्या अच्छा माना जाता है? लेकिन सबसे बड़ी पूजा होती है दिवाली की। तो पूजा के लिए अमावस्या बहुत अच्छा योग है, ठीक है। तो हर क्या काम करना है उस पे मुहूर्त डिपेंड करेगा। अगर आपको अच्छे कपड़े खरीदने हैं तो उस समय अमावस्या में मत कीजिए, तो आप दूसरी तिथियों पे करिए। जैसे रिक्ता तिथि होती है, अष्टमी होती है, नवमी होती है, चतुर्थी होती है, और अमावस्या, ये सब रिक्ता तिथि है। तो वो तिथि होती है जब आप पूजा पाठ कीजिए, अपनी साधना को स्ट्रॉन्ग कीजिए। कुछ तिथियां होती है, जया तिथि, नंदा तिथि, उन तिथियों में आप बाकी के भौतिक सुख का काम कीजिए। शादी होती है, अब शादी का भी रिक्ता तिथि, अमावस्या, इन सबों पे कोई नहीं करेगा। तो क्या आपको करना है, वो तिथि, नक्षत्र, योग, करण, ये सब मिलके हमारे मुहूर्त बनाते हैं। तो काम क्या करना है उस पे डिपेंड करेगा मुहूर्त। ऐसा नहीं है कि मुहूर्त खराब या अच्छा है, मुहूर्त किसी चीज के लिए विशेष है, चीज पर डिपेंड करता है। हाँ, आपको गाड़ी खरीदनी है तो आपका मुहूर्त अलग रहेगा, आपको घर खरीदना है तो मुहूर्त अलग रहेगा, और आपको काली माँ का साधना करना है तो मुहूर्त अलग रहेगा। तो इसलिए कुछ गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, वो डिपेंड करेगा आपको करना क्या है। अभी आपने घर खरीदने के बारे में बात की अलग विषय को लाते हैं। हाँ। ज्योतिष विद्या या फिर ज्योतिष शास्त्र और वास्तुशास्त्र में क्या फर्क है, या फिर क्या साम्यता है? हाँ, तो जैसे मैंने भी आपको बताया कि ज्योतिष जैसे 3 भाग हैं, संहिता, होरा और गणित। तो होरा में हम एक विशेष इंसान की कुंडली देखेंगे, ठीक है। वास्तु में हम घर या फिर जमीन या प्लॉट या ऑफिस, तो आज हम जहाँ बैठे उसका भी वास्तु है। हर एक चीज ज्योतिष इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब भी सिंपल सी बात है, वास्तु में ईस्टर्न डायरेक्शन अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि ईस्ट से हमको रोशनी मिलती है, इसलिए हम बोलते हैं ईस्ट को खुला रखो, क्योंकि वहां से हमको सूर्य की रोशनी, अगर हमने उसको बंद कर दिया तो रोशनी आना बंद हो गया। तो वास्तु में यही सिंपल टिप्स हैं। तो 8 डायरेक्शन होते हैं। अब नॉर्थ ईस्ट है, उसको ईशान कोण बोला जाता है, वो वाटर के लिए बहुत अच्छा, और वो जुपिटर का, तो उसको साफ सुथरा रखिए और वहां पे भगवान का मंदिर स्थापित कीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो ईशान कोण है और वो देवगुरु बृहस्पति की जगह है, तो वहां पे भगवान की पूजा होगी। इसी तरह अलग अलग डायरेक्शन का अपना इम्पोर्टेंस है, और उस डायरेक्शन में अगर वो काम किया जाएगा तो उससे संबंधित आपको फल अच्छा मिलेगा। जैसे आपने सुना होगा वास्तु में ज्यादातर कि साउथ डायरेक्शन फेसिंग घर मतलब नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो यम का रास्ता है। हम लोग जब सोते भी हैं तो साउथ फेस करके, साउथ पैर करके हम लोग नहीं सोते। क्यों? क्योंकि जब मृत्यु होती है तब साउथ पैर को, साउथ की तरफ हमारा पैर किया जाता है, क्योंकि उस समय जाने का समय आ गया। लेकिन हर रोज में वो नहीं करना चाहिए। तो डायरेक्शन के हिसाब से हम काम करते हैं, वास्तु में ये है। कुछ वास्तु एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं कि अगर घर के स्ट्रक्चर में कहीं
इधर उधर हो जाए, ऊंच नीच हो जाए, तो आपको भारी फाइनेंशियल घाटा भी हो सकता है, या फिर घर में किसी की अकाली मृत्यु हो सकती है। बिल्कुल होती है, तो ये सच है? बिल्कुल सच है। ज्योतिष है, अंक शास्त्र है, वास्तु है, ये सारी विद्याएं हैं और काम करती हैं, लेकिन उसका सही जानकारी होना चाहिए। बिल्कुल होता है। कई बार आप देखेंगे बड़े शौक से घर बनाया, बहुत अच्छा घर बनाया, लोग गए वहां रहने और एकदम से अकाल मृत्यु हो गई, या फिर फाइनेंशियल लॉसेस, जो अभी तक आप मेहनत कर करके बहुत आपने कुछ फाइनेंशियली गेन किया, उसके बाद आपने अपना घर वर बदला और एकदम डाउनफॉल शुरू हो गया। तो वास्तु बहुत ज्यादा हमको इन्फ्लुएंस करता है। यस। एक आइडियल घर का स्ट्रक्चर आपके हिसाब से क्या है? मयूर जी, मैं ज्योतिष शास्त्र में काम करती हूँ, तो वास्तु इज नॉट माय फोर्टे। इसके लिए आपको किसी और से बात करनी पड़ेगी। सही है, ये जो हाँ, अभी आप लेकिन ईस्ट वेस्ट ऐसे डायरेक्शन बेस्ट है, और बाकी आपको एक वास्तु शास्त्र से बात करनी पड़ेगी। एक दूसरे को आप ब्लेंड नहीं कर सकते। हाँ। मैंने ये सवाल आपसे इसलिए किया क्योंकि बहुत सारे लोग YouTube और शॉर्ट्स रील्स पर ये कहते हैं, और उनकी टिप्स सुनकर लोग अपने किचन को हॉल या बेडरूम भी बनाने के लिए नहीं नहीं, एक सही वास्तुशास्त्र से बात करके फिर ऐसा करना चाहिए। किसी की भी बात और ये रील्स में सुन के, जो चीज आपके लिए सही है जरूरी नहीं है बाकी लोग, क्योंकि सबकी कुंडली अलग है, सबका वास्तु भी अलग काम कर रहा है, तो उसी हिसाब से सबकी दशाएं अलग काम कर रही है, तो उसी हिसाब से आपको वास्तुशास्त्र को मिलना चाहिए। तो आपकी ये फील्ड नहीं है, फिर भी बहुत कुछ उम्दा कहकर गई है आपसे। थैंक यू। तो फिर से हम कुंडली के पास वापस आ जाते हैं कि कुंडली में शादी के योग कैसे फिक्स होते हैं, मतलब कैसे दिखते हैं हमें, या हम कैसे उन्हें पहचान कर आगे के स्टेप्स ले सकते हैं? तो शादी का घर होता है, 7वां घर मेन है शादी का, और सेकंड हाउस। तो ये जब दोनों घर अच्छे हैं, हमारी कुंडली में दोनों घर अच्छे, इसमें अच्छे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, इनके लॉर्ड्स ठीक ठाक बैठे हुए हैं, ठीक है, तो शादीशुदा जीवन ज्यादातर अच्छा होता है। अगर ये जैसे कुंडली में 6, 8, 12 ये 3 घर बोला जाता है दुस्थाना है, यहाँ पे चले गए ये यहाँ के प्लैनेट्स, या यहाँ के प्लैनेट 7वें घर में आ गए, तो शादीशुदा जिंदगी में थोड़ी तकलीफ होती है। तो अगर कुंडली देखते समय या मिलाते समय, ठीक है, शादी में भी कुंडली मिलाते हैं ना हम लोग, तो हमने देखा एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी कैसी है। वो एक की अगर कहीं पे हमको कमी लग रही है, तो फिर हम उसको, मान लीजिए मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे फाइनेंशियल एक हस्बैंड या वाइफ का कमी है, तो मैं उसको किससे मैच करना चाहिए, जहाँ पे ज्यादा स्ट्रांग हो, है ना। अगर मुझे लग रहा है कि लड़का या लड़की जो भी हो ज्यादा अग्रेसिव है, तो दूसरे की कुंडली में क्या होना चाहिए, थोड़ा उसको मेलो डाउन होना चाहिए। अगर दोनों का मंगल स्ट्रांग होगा तो हर रोज घर में फायर क्रैकिंग होगा, राइट। तो इस तरह से कंपैटिबिलिटी भी जरूरी, मतलब कि मिलान भी जरूरी है। और कुंडली में भी शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी, वो कुंडली में 7वां घर और दूसरा घर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ ही शुक्र और बृहस्पति, ये दोनों प्लैनेट्स अगर आपके अच्छे बैठे हैं तो बहुत सेव करते हैं मैरिज में। कई बार कुंडलियां मिल जाती है फिर भी शादी सक्सेसफुल नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि मन मिल जाता है, कुंडली नहीं दिखती, फिर भी शादी सक्सेसफुल हो जाती है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? तो अगर शादी सक्सेसफुल होनी है और मन मिला है, मन मिला और शादी सक्सेसफुल है, तो आपकी कुंडली में वो मेरे को योग मिलेगा कि ये सक्सेसफुल रहेगा। और अगर कुंडली मिला के शादी सक्सेसफुल नहीं हुई तो फिर मिलान गलत हो गया। गलती होती है ना, मिलान गलत हुआ है। कई बार तो मैंने ये भी देखा है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बतलाती हूँ। एक कपल आए थे, दोनों प्यार करते थे, बिल्कुल मिलान नहीं था, बिल्कुल भी मिलान नहीं था। माँ बाप ने 4-5 ज्योतिषों को दिखा दिया, सब ने बोला मिलान नहीं है। अब आज के बच्चे हैं, ठीक है, कर ली शादी, हो रही है प्रॉब्लम। तो मान के भी सुन के भी फिर वो नहीं जाते हैं, तो फिर क्या कर सकते हैं। तो ये होता है, अगर मिलान नहीं है तो डिफिकल्ट तो है। इस पर कुछ सॉल्यूशंस होते हैं? हाँ बिल्कुल सॉल्यूशन, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे को दिख रहा है सूर्य मंगल इस तरह के प्लैनेट्स बहुत ज्यादा आपको प्रभाव कर रहे हैं, अग्रेशन है, तो
वो हम क्या बोलेंगे, अपने अहम को थोड़ा कम करो, घर में सामंजस्य स्थापित करो, क्योंकि आपके नेचर में वो रिफ्लेक्ट होना ही होना है। या उसका जो स्पाउस होगा, उसका हस्बैंड या वाइफ होगा, उसको हम बोलेंगे कि देख उसका नेचर ऐसा होने वाला है, तो तुम उसके हिसाब से फिर थोड़ा एडजस्ट आगाह करके रखेंगे आगाह करके रखो आगे से। Okay. हमको पता है आगे चल के गड्ढा है, तो हम आगाह ही कर सकते हैं ना। फिर भी अगर गड्ढे में गिरना है तो फिर कोई उपाय नहीं। संयोग की बात है। हाँ, संयोग की बात नहीं, संयोग नहीं है, फिर आपकी मर्जी की बात है। अगर इतना एडवेंचर लेना है तो फिर संयोग नहीं है। ओके, सो ये संयोग और दुर्योग क्या होता है ज्योतिष शास्त्र में, इसका महत्व क्या होता है? ये संयोग दुर्योग यही है जो मैंने अभी आपको बतलाया ना, सुयोग और गुड कॉम्बिनेशंस एंड बैड कॉम्बिनेशंस। कुछ जैसे कि अंगारक योग के बारे में मैंने आपको बताया कि कुंडली में ऐसे ऐसे आ जाते हैं जब कॉम्बिनेशन, तो बहुत ही अग्रेसिव बना देता है लोगों को। या मैंने आपको भी सरस्वती योग के बारे में बताया, ऐसे बहुत सारे योग है। तो यही है संयोग और दुर्योग। अगर अच्छे कॉम्बिनेशंस बैठे हुए हैं तो लाइफ थोड़ी अच्छी चल जाती है, आराम से चल जाती है। जैसे 9th हाउस है भाग्य का, अगर वो हाउस स्ट्रॉन्ग है तो आप जानते, आप सुने होंगे ना कि बच्चा बहुत वीक है, एक फैमिली है, एक बच्चा बहुत वीक रह गया, लेकिन परिवार ने उसको ठीक ठाक बड़ा कर लिया, ठीक ठाक, मतलब बाकी के भाई बहनों ने उसको ध्यान दे दिया और उसकी जिंदगी ठीक से निकल गई। तो ये क्यों हुआ? 9th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग था उसका। तो भाग्य के भरोसे बोल दीजिए कि उसने अपनी जिंदगी ठीक ठाक निकाल ली। लेकिन अगर भाग्य खराब है, कितने बड़े घर में पैदा होते हैं बच्चे, उसके बाद भी दे एंड अप नोवेयर। ओके, तो 9th हाउस इज आवर किस्मत बोलिए, भाग्य बोलिए, ये पिता का घर भी है। ओके, हाँ, वो अगर गड़बड़ है तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत स्ट्रगल होता है। कई बार मैंने देखा है कि पूरा का पूरा प्रोफेशनल लाइफ बेचारे ने बहुत मेहनत की है, लेकिन प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, स्ट्रगल ही स्ट्रगल। मतलब ये तो आते ही रहते हैं हर वक्त। उसको थोड़ा बहुत स्ट्रेंथन किया जा सकता है, लेकिन अगर कुंडली में वो योग है तो फिर वो है। अभी भाग्य के बारे में विषय छिड़ी गया है तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि बड़े बड़े फील्ड्स में, एक्टिंग फील्ड कहे या बिजनेस फील्ड कहे, इसमें दो चीज़ों को लेकर या तो संयोग की बात होती है या फिर कॉन्ट्राडिक्ट होता है कि लक एंड टैलेंट। कई लोग अपने सफलता के लिए लक को जिम्मेदार ठहराते हैं तो कई लोग सिर्फ टैलेंट को। तो इसका हम कैसे डिकोड कर सकते हैं लक और टैलेंट का एक सही मिक्सचर? मतलब आप मेरे से ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या सब कुछ भाग्य पे ही डिपेंड करता है? आप ऐसा कुछ मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि टैलेंट है होता है या मतलब दोनों में से क्या ज्यादा? हाँ, मैं आपको बतलाती हूँ। जैसे IIT में परीक्षा होती है, 10 लाख में से कुछ आई थिंक 10,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो क्या सिर्फ वो 10,000 ने ही मेहनत की थी, बाकी ने नहीं किया? किया था ना मेहनत, तो किया था। या IIM का सिलेक्शन होता है, या फिर और कितने सारे डिफिकल्ट एग्जामिनेशन है हमारे यहाँ। तो लक अपनी जगह है, लेकिन मेहनत अपनी जगह है। मेहनत और लक दोनों इम्पोर्टेंट है, और मैं 50-50 नहीं, लक को मैं ज्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ। अच्छा, लक क्यों है? ये भी है, लक अपने आप नहीं आया। अगेन मैं कर्मा थ्योरी पे जा रही हूँ। आपने पिछले जन्मों में क्या कर्म किए हैं, उसी से आपका भाग्य। जैसे हम अपने पिता को नहीं चुन सकते, क्या हम अपने माँ बाप को चुन सकते हैं? नहीं चुन सकते। हम अपने सरनेम को नहीं चुन सकते, हम अपने कास्ट, अपने धर्म को नहीं चुन सकते, है ना। वो हमको मिलता है हमारे पिता से, वही है 9th हाउस। तो हमारे पिछले जन्मों के कर्म के कारण ही वो हमको मिला है। अपने कर्म सही रखिए, सब कुछ सही हो जाएगा। डोंट हैव टू बॉदर एनीथिंग। और यही ज्योतिष है। ज्योतिष कर्म सिद्धांत है। उन 10 उंगलियों में मैं 10 चीजें पहन लूं और अपने पैरों में भी 10 अंगूठियां पहन लूं, लेकिन अगर मेरे कर्म गलत है ना, तो वहां जो सूर्य बैठा है वो भी तो हर रोज ईस्ट से जाके वेस्ट जा ही रहा है ना, वो भी तो अपना कर्म कर ही रहा है ना रोज। तो वो कर्म जरूरी है और वो करेक्ट रखना जरूरी है।
चाहे कितना भी हम बोले कलयुग है, ये है, वो है, बगैर झूठ के काम नहीं चलता, हम कितना भी बोले, लेकिन अपना कर्म तो करेक्ट रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको भोगना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज मैं आपको बतलाती हूँ, हम बोलती, अच्छा आपने सुना होगा कि पितृदोष कुंडली में बहुत ज्यादा आता है, पितृदोष, पुत्र दोष एंड ऑल। तो कौन है ये पितृ? ये हम ही है। 200 साल बाद हम वापस आए हैं उन सबको भोगने के लिए। हम बोलेंगे हमारे फोर फादर्स ने कुछ ऐसा किया था जिसके कारण आज मुझे ये भोगना पड़ रहा है। फोर फादर्स कौन थे? हम ही थे। हम ही अपने दादा परदादा बन कभी आके कुछ ऐसा किए, कुछ गड़बड़ किए, अब हमको अपना ये जन्म लेके वो भोगना पड़ रहा है। वही है पितृदोष। तो अगर आपने अपना कर्म करेक्ट रखा तो फिर ये सब नहीं होगा। तो भाई ये सब सुनने के बाद जैसे मुझे भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट क्यूरियोसिटी आ हो रहा रही है। तो एक बार आप हमारे दर्शकों को ये बता सकती है कि अगर राशि के हिसाब से आप लोगों के 12 स्वभाव बता सकती है, या फिर उनके आगे के स्टेप्स क्या होने चाहिए, या फिर उन्हें किस जगह पे अपना करियर करना चाहिए? देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो आपने किए सब अलग है। करियर कैसा होना चाहिए वो 10th हाउस और 6th हाउस ये हमको बतलाता है। अब कई बार आप देखेंगे करियर तो बहुत अच्छा है, पैसे नहीं है। कई बार पैसे बहुत है लेकिन करियर बस ठीक ठाक है लेकिन पैसे बहुत है। तो ये सारी चीजें अलग है। तो करियर, हाँ, तो जब ज्योतिष के पास मिलने जाते हैं तो कब करेक्ट समय है कि आप टीनेज बच्चे को ही भेज दीजिए ताकि उसको पता चलेगा उसका राइट पोटेंशियल क्या है। आई एम नॉट अगेंस्ट कि आप काउंसलिंग में जाइए और आजकल जो भी चल रहा है कि कौन सा फील्ड आपके लिए करेक्ट है उधर जाइए, लेकिन ज्योतिष से भी ये बहुत हेल्प होता है। ठीक है, तो कहाँ बच्चे का राइट पोटेंशियल है उस तरफ, और क्या उसकी दशाएं आने वाली हैं और कैसे उसके प्लैनेट्स बैठे हैं, उससे वो करियर हम चूज कर सकते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो उस करियर में गया है तो पैसे बहुत कमाएगा। वो दो अलग चीज है। अगर कुंडली में पैसों का योग है तो वो आएगा, भले ही इनहेरिट। अब जैसे कि फोर फादर्स ने इनहेरिटेड प्रॉपर्टी दे दिया, उसने उसके लिए मेहनत नहीं किया लेकिन उसको वो मिल गया, तो उसके लिए उसको कोई करियर या कोई बहुत सक्सेस होने की जरूरत नहीं थी। लेकिन कई बार करियर में बहुत सक्सेस होने के बाद भी हम देखते हैं कि बहुत ही एवरेज जीवन जी रहा है। तो वो धन योग होना चाहिए। और करियर अलग है कि करियर अगर आपको देखना है तो 10th हाउस, 6th हाउस, 2nd हाउस ये सब बतलाएगा कि आपको किस तरफ काम में जाना चाहिए, जहां आपका मन लगेगा। तो आप मुझसे राशियों के बारे में पूछ रहे थे। हमारे पास 12 राशियां जी। होती हैं। स्टार्ट करते हैं मेष या एरीज। ये राशि है मंगल की राशि है। तो ये फायर साइन है। ये राशि जिनका प्रधान होगा, मतलब प्रधान होगा मतलब फर्स्ट हाउस में आ गया, और स्ट्रॉन्ग राशि है जिसकी, वो बहुत आपको स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मैन, हम लोग बोलते हैं कि बहुत इंडिविजुअल है वो आदमी। ओके। ये मेष राशि देता है जो लीडरशिप गुण देता है। ओके। वो काम स्टार्ट, बच्चे है ना क्लास में, बच्चे बैठे हैं, जब मैडम क्वेश्चन पूछती तो सबसे पहले हाथ उनका उठता है। आंसर आए या ना आए, हाँ हाँ हाँ। हाथ जरूर उठेगा, मुझे ओके। पता है। बाथरूम जाना है सबसे पहले वो जाएंगे। खेलने जाना है सबसे पहले वो जाएंगे। ओके। कोई प्रोजेक्ट मिला, हाँ मैं करूंगा, भले उसके बारे में कुछ भी ना आए। इनिशिएट बहुत करते हैं। बहुत इनिशिएटिव, लीडरशिप गुण बहुत अच्छा होता है, भले ही वो काम को एंड तक ले जा पाए। ये है मेष राशि। ओके। तो मेष क्या है? अब ये राशियां भी ऋषियों ने बहुत सोच समझ के, मेष यानी रैम। रैम होता है जो एकदम चलते जाते हैं, एक जानवर है, भेड़ की तरह एक जानवर होता है। तो वो चलते जाते हैं और उनमें लीडरशिप गुण बहुत होता है। ओके। सो दे आर वेरी गुड इनिशिएटर। ओके। ठीक है। सेकंड आते हैं हम लोग वृषभ या फिर टॉरस। ये बुल उसका साइन है, बुल Yes, का yes. साइन। अब वो क्या होते हैं? वो सबसे लास्ट में हाथ उठाएंगे। वो कभी भी बोलेंगे नहीं कि मैं काम शुरू करूंगा, बट दे आर वेरी प्रैक्टिकल पीपल। और अगर उनको काम दिया जाए तो 6 घंटे बैठ के उसको बहुत अच्छा कंप्लीट करेंगे। Okay. या 10 घंटे बैठ के। मेष राशि वाले नहीं कर, वो 4 घंटे में बोर होके भाग जाएंगे। हाँ। लेकिन वृषभ राशि वालों को अगर आपने काम दिया है तो वो बहुत अच्छा कंप्लीट करेंगे। वेरी प्रैक्टिकल, स्लो एंड स्टेडी। वो कछुआ वाला है ना, खरगोश मेष है और ये कछुआ Okay. वृषभ है। राशि से अगर हाँ, हम लोग हाँ, बात करें तो
और थोड़े मनी माइंडेड, थोड़े नहीं काफ़ी मनी माइंडेड। मनी माइंडेड रॉन्ग नहीं, यहाँ पे बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करेंगे और अपने फैमिली के बारे में ये लोग बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं और फिनेंशियल मैटर में ये बहुत ही सीरियस रहते हैं वृषभ राशि वाले लोग। ठीक है, सोच समझ के बोलेंगे। मेष राशि वाले तुरंत से जवाब देते हैं, वृषभ वाले सोच के जवाब देते हैं, क्योंकि उनको पता है उन्होंने जो बोला उनको वो करना है। मेष वाले तो बोल के निकल जाएंगे। अब आ गए हम लोग तीसरा, मिथुन राशि, जिसको जेमिनी साइन बोलते हैं। इसका लॉर्ड है बुध। तो ये बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, जो बोलते हैं ना गंजे को कंघी बेच दे, ये वो हैं, वेरी गुड सेल्समैन। और इनके मन से आप क्या है कभी नहीं निकाल सकते। अब इनका भी साइन है, इनका डुअल साइन होता है। अब वो डुअल साइन में वो 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, एक लड़का है एक लड़की है, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, इतने डुअल हैं ये। तो इनके मन में क्या है ये बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपके मन की सारी बात जान जाएंगे। दे आर ऑल्सो वेरी गुड इन देयर वर्क एंड दे आर वेरी वेरी गुड सेल्समैन। अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा होता है, वेरी गुड इन कम्युनिकेशन। तो जितने मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ये ज़्यादातर आपके जेमिनी साइन वाले होते हैं। बोलने में बहुत अच्छे, कन्विंसिंग पावर वेरी वेरी गुड, और ग्रास्पिंग पावर ऑल्सो वेरी वेरी गुड। लेकिन ये लोग थोड़े चालाक होते हैं, काम निकलवाना इनको बहुत अच्छे से आता है। नेगेटिव नहीं लेना है इसको, ठीक है। चौथा हम जाते कर्क, वन ऑफ द बेस्ट साइन, श्री रामचंद्र का था ये लग्न, कर्क। हाँ, इसको एक बहुत ही अच्छा साइन, इसको बेस्ट साइन बोला जाता है। बहुत प्योर हार्टेड होते हैं, माँ का बहुत ध्यान रखते हैं। ये नर्चरिंग, ये वाटर साइन है, इनका लॉर्ड है चंद्रमा। तो चंद्रमा नर्चरिंग साइन है, तो यहाँ पे लोगों का ध्यान रखना, अपने माँ की सेवा करना, बहुत प्योर हार्ट है। ये झूठ नहीं बोल सकते, बच्चे जैसे होते हैं बिल्कुल, वेरी नाइस पीपल ज़्यादातर, और मर्यादित जैसे रामचंद्र थे। 5वीं राशि आई सिंह राशि, जिसका लॉर्ड है सूर्य। वेरी प्रिंसिपल्ड पीपल, ये अगेन फायर आ गया, वेरी वेरी प्रिंसिपल्ड। अब जैसे सूर्य है ईस्ट से जाके वेस्ट, बचपन से अभी तक यही देखा है और सालों तक यही देखेंगे। टाइम अगर 9 बजे दिया है तो ये 9 बजे वहाँ पे 9 बजने के 1 मिनट पहले पहुँच जाएंगे, कभी भी 9:05 पे नहीं पहुँचेंगे। वेरी पंक्चुअल जैसे सूर्य है, सबका ध्यान रखेंगे, अहम बहुत रहे, क्योंकि जैसे सूर्य है, एक इकलौता सूर्य है और उसकी तरफ नज़र मिला नहीं सकते, वैसे ही है इनका भी। एंड दे आर वेरी टैलेंटेड पीपल ऑल्सो। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंह राशि। छठा आ गया वर्गो। अब वापस से इसका भी लॉर्ड है बुध। सूर्य और चंद्रमा के अलावा जितने प्लैनेट्स हैं, इसमें राहु केतु को आप हटा दीजिए, उनको कोई भी साइन की लॉर्डशिप नहीं दी गई है। बाकी जितने हमारे ग्रह हैं, बुध है, गुरु है, शुक्र है, शनि है, जो है उन सबके 2-2 घर है, मंगल है। तो अब वर्गो या कन्या, इनका मालिक अगेन हो गया बुध। तो वापस इनमें कम्युनिकेशन तो है, लेकिन इनमें चालाकी थोड़ी कम होती है। एंड दे आर वेरी गुड ऑर्गेनाइजर एंड दे आर वेरी गुड इन सर्विस। इनको आप NGO का काम दे दीजिए, बहुत अच्छा काम करके देंगे, या डॉक्टर्स के काम दे दीजिए, या हीलिंग के काम दे दीजिए, ये सब बहुत अच्छा करेंगे। और वेरी गुड, इनको ठीक पता है मेरे कबर्ड के 4थे रो के 5वें बुक में 5वें जगह पे ये किताब रखी मिलेगी, या ये चश्मा मेरा वहाँ पे मिलेगा। और इनका थोड़ा भी इधर उधर होता नहीं, बहुत इरिटेट हो जाते हैं। वेरी वेरी गुड ऑर्गेनाइज। ठीक है, ये हो गया हमारा बुध। तो ये सर्विस सेक्टर में ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं। 7th हमारा आता है लिब्रा या तुला। इसके मालिक है अगेन वीनस या शुक्र। तो ये जैसे पारिवारिक सामंजस्य, ये 7वां घर है, यहाँ पे मैरिटल हैप्पीनेस है। तो यहाँ पे आता है पारिवारिक सामंजस्य। और ये लोग लोगों से बहुत अच्छा कांटेक्ट कर सकते हैं। दे आर वेरी गुड इन मिक्सिंग विद पीपल। लिब्रा और एयर साइन है,
तो एयर साइन है तो क्या होता है, ये लोग बातें करने में, कम्युनिकेट करने में भी बहुत अच्छे होते हैं। जैसे जेमिनी मैंने बोला, हाँ। वैसे ही लिब्रा। तो 3 एयर साइन होते हैं, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, जिसके बारे में मैं बाद में बात करूंगी। तो तुला साइन भी वायु साइन है, तो बात करने में दे आर ऑल्सो वेरी गुड। 8वां बड़ा डिफिकल्ट है, वृश्चिक। ये गड्ढा है, गड्ढा। हाँ। इसके नीचे जैसे जमीन खोदो ना, तो अंदर सोने से भरा पात्र मिलेगा या बिच्छू डंक मार जाएंगे, हमको नहीं पता। तो ये ना कभी भूलते हैं, इनके बारे में बोला जाता है, दे नेवर फॉरगेट, दे नेवर फॉरगिव। हाँ, और थोड़ा पॉइजनस साइन है वृश्चिक, मतलब जो डंक मारता है। तो इसका लॉर्ड भी है मार्स, ये भी वाटर साइन है, बट ये बहुत कुछ अंदर छुपा के रखते हैं। और ये लोग भी रिसर्च में बहुत अच्छे होते हैं। मतलब हर एक साइन का अच्छाई बुराई सब कुछ है, बट इनका बुराई ये है कि ये बचपन में अगर किसी ने उनको थोड़ा सा पत्थर मारा होगा ना, तो 60 साल की उम्र में भी वो जाके बताएगा कि तूने मेरे को उस समय पत्थर मारा था। ये भूलते नहीं, ये नहीं भूलेंगे। ये 8वां साइन हो गया। 9वां साइन जो मैंने भाग्य की बात की थी, यहाँ पे आ गए हमारे देवगुरु बृहस्पति। धनु साइन है, इंग्लिश में इसको बोला जाता है सैजिटेरियस। वेरी फोकस्ड पीपल, एंड चूंकि गुरु की साइन है, बहुत अच्छी साइन है, और ज़्यादातर धर्म से रिलेट करते हैं, धार्मिक होते हैं, लोगों के बारे में अच्छा, अपना जीवन भी अच्छा रखते हैं, लोगों का भी अच्छा करते हैं। 10th है कर्म भाव, ठीक है। यहाँ पे आता है कैप्रिकॉर्न या मकर। इसके लॉर्ड हैं शनि, स्लो एंड स्टेडी। और ये लोग बहुत ही काम में विश्वास रखते हैं, मतलब अपने काम को करते रहेंगे। फल की बोलते हैं ना, फल की चिंता मत करो, अपने काम में तुम ध्यान दो, फल तुमको मिलेगा जैसा तुम काम करोगे। तो वेरी वर्क ओरिएंटेड पीपल। अगेन ये अर्दी साइन होता है, यानी पृथ्वी तत्व होता है इसमें, तो लगे रहते अपने काम में। जैसे शनि है, स्लो एंड स्टेडी। ठीक है, ये हो गया मकर। इनकी बुराई है क्या है? इनकी बुराई शायद यही है कि बहुत वर्कहॉलिक होते हैं। हाँ, और थोड़े स्लो होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका मालिक कौन है? शनि। शनि सबसे स्लो प्लैनेट। वो हर प्लैनेट है ना एक अवतार है। जैसे सूर्य राम जी सूर्य अवतार बोला जाता है, कृष्ण को चंद्र का अवतार। वैसे ही शनि कूर्म अवतार, कूर्म यानी कछुआ। तो सबसे स्लो स्पेशीज है वो। तो स्लो एंड स्टेडी, बुराई नहीं है, मैं इसको बुराई तो नहीं बोलूंगी, लेकिन धीरे धीरे अपने काम में लगे रहते हैं। ठीक है, इनको रिजल्ट बहुत लेट मिलता है। इनको सालों वेट करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए लॉ पढ़ा, तो शुरुआत एकदम छोटे से की, और जब सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है तो कोई भी 20 साल की उम्र में तो नहीं बनता है ना। तो कब बनता है? वो 60 या जितने भी 50-55 के बाद। तो वो रिजल्ट लेट ही मिलेगा यहाँ पे। या हमारे पॉलिटिशियंस जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह बनते, वो सब रिजल्ट लेट ही मिलता है। जब आपने पूरी जिंदगी मेहनत कर ली, तब आपको फल मिलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा मकर। 11वां साइन भी शनि का है, यहाँ आ गया फल। इसको बोलते हैं एक्वेरियस या फिर कुंभ। जो अभी हम लोग कुंभ मेला भी जो सुनते हैं, ये कुंभ वहीं से हुआ है। ये है एक घड़ा। घड़े के अंदर क्या है किसी को नहीं पता, कितना पानी है नहीं पता। तो ये लोग भी बहुत डीप होते हैं। अनसर्टेन नहीं, वेरी डीप पीपल एंड वेरी, ये एक साइन है जो बहुत फिलोसफिकल है। ठीक है, तो यहाँ पीपल आर वेरी डीप, वेरी रिसर्च ओरिएंटेड अगेन। एंड यहाँ आपने जो कर्म किया था, आपका भाग्य आया, कर्म आया, अब यहाँ पे आया फल। तो मैंने आपको बोला ना, सिर्फ कर्म से रिजल्ट नहीं मिलता है, सिर्फ भाग्य से भी नहीं मिलता है, इन दोनों से यहाँ पे आपको रिजल्ट मिला। तो ये हो गया भाग्य, डिजायर ऑफ फुलफिलमेंट। आपने क्या क्या चाह रहे थे दुनिया में, वो आपको कितना मिला, ये एक्वेरियस या फिर कुंभ साइन में मिलता है। ये अगेन शनि देता है हमको। वो देखते हैं आपने कितनी मेहनत की, उस हिसाब से मैं आपको रिजल्ट दूंगा। लास्ट साइन हमारा आ गया पाइसेस या मीन। ये अगेन गुरु की साइन है, ये मोक्ष का साइन है। तो यहाँ पे जो बच्चा शुरू हुआ, एरीज से शुरू हुआ, उछल कूद, लीडरशिप, धमा चौकड़ी करते 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 पूरा सर्कल खत्म हुआ,
और मोक्ष प्राप्त हो। ओके। ये सर्कल हमारा लाइफ है, ये पूरा सर्कल होता है। ओके, तो मंगल से स्टार्ट हुआ, गुरु पे खत्म हुआ। ओके, तो इस हिसाब से हर किसी के स्वभाव और उनके हाँ। आगे के डिसीजंस भी इस पर रिलाय करते हैं। सिर्फ इतने पे नहीं, जैसे कि 12 ये जो साइंस हो गए और फिर प्लैनेट्स कैसे बैठे हैं, उस पे भी प्लैनेट्स कहाँ बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं, दशाएं क्या चल रही हैं, ये सब आपका, ये सब कुछ मिलकर फिर डिसाइड करता है। ओके बट हाँ, राशि से स्वभाव काफी पता चल सकता है। ओके अगर आप किसी को देखते हैं ना बहुत काम में जुटा हुआ है, तो वो पृथ्वी तत्व का ही कोई राशि होगा। ओके। जहाँ आपने देखा उछल कूद बहुत ज्यादा है, वहाँ पर आप समझ लीजिए कौन सी साइन आएगी। अब गुरु की साइन है धनु और स्पाइसेस, तो जहाँ ज्ञान का आता है, ज्यादातर टीचर्स इन्हीं दो में मिलेंगे आपको। खुद को या लोगों को समझने की ये साइंस शास्त्र के बारे में अभी हमने बात की, तो इससे आप खुद को, अपने डिसीजंस को, अपने आप के स्वभाव को, अभाव को ज्यादातर समझ सकते हैं। इसके बारे में अभी रूपा गुप्ता जी ने बताया। तो दोस्तों, इस पार्ट में बस इतना ही। रूपा गुप्ता जी हमारे साथ अगले पार्ट में भी बनी रहेंगी और उसके बाद वो हमारे साथ शनि के प्रकोप के बारे में या फिर और कई बड़े सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया।